नवंबर 1949 को जब उन्होंने भारत का संविधान प्रेषित किया और इस देश की जनता को, आजाद जनता को कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक नए लोकतंत्र में पदार्पण करेंगे, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र तो होगा, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं होगी। और फिर उन्होंने एक चेतावनी दे डाली है, यानी ये संविधान समझौते का दस्तावेज है, न कि सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर का दस्तावेज है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहद प्रगतिशील है। आजादी की लड़ाई में कम से कम दो दुश्मन सामने नजर आ रहे थे, उनके मुकाबले ये बहुत ही अधिक प्रगतिशील है। दो दुश्मन कौन थे? एक अंग्रेज थे, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी थे, और दूसरे इस देश के अंदर जो उनकी मदद किया करते थे, राजा रजवाड़े और नवाब। इससे देश की एकता खंडित हो रही थी। देश की एकता हुई, आप जानते हैं, इस आजादी के बाद उसकी संप्रभुता सुनिश्चित हुई, लोकतंत्र उसके अंदर शामिल किया गया। एक व्यक्ति एक वोट के ही अधिकार, राजनीतिक लोकतंत्र, भले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र उसके अंदर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक लोकतंत्र था। धर्मनिरपेक्षता उसके अंदर शामिल की गई। विविधता वाला ये देश है, लिहाजा चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो ईसाई हो, और चाहे दूसरे तमाम शोषित तबके हों, वो इस मुल्क के अंदर सामाजिक और आर्थिक तौर से पिछड़े हुए बने रहे। ये लंबी कहानी है, हम इसमें जाना नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर की बात बिल्कुल सही साबित हुई है। आज भी अगर इन मांगों को आपके बीच में रखा जा रहा है और भविष्य के लिए, लड़ाई के लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है, यानी सामाजिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई, यहां तक कि राजनीतिक लोकतंत्र भी अधूरा है, उसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर आयद होती है। इसके लिए दो दुश्मन उन्होंने बताए हैं। उन दुश्मनों के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन की जानकारी आप नहीं रखेंगे तो जो लड़ाई आप लड़ेंगे वो हार जाएंगे, वो दिशाहीन लड़ाई होगी, वो अंधी गली की लड़ाई होगी। इसलिए एक और ब्राह्मणवाद, जिसे कम्युनिस्ट लोग सामंतवाद के रूप में व्यापक अर्थों में उसे कहते हैं, वर्गीय आधार पर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुस्तान की विशिष्ट परिस्थिति में उसे ब्राह्मणवाद कहते थे। ब्राह्मणवाद एक विशिष्टता है इस देश की। और दूसरा पूंजीवाद। पूंजीवाद के बारे में आपकी जानकारी बेहद कम है, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपने जीवन को, अपने चरित्र को चलाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि ये क्यों ऐसा चल रहा। पिछले 500 सालों से दुनिया के अंदर पूंजीवाद चल रहा है, एक व्यवस्था के रूप
में चल रहा, बाजार की अर्थव्यवस्था है। मैंने पहले ही कहा कि आर्थिक क्षेत्र में उसे आजादी नहीं मिली है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पूंजीवाद ने इसे शोषित लोगों को इस समाज के अंदर बनाकर रखा हुआ। चाहे जितनी पार्टियां हों, वो सभी इसकी गोद में खेलती हैं। अगर कुछ पार्टियों को छोड़ दिया जाए, असल बात 3 तरह की लड़ाइयां इस वक्त देश के अंदर चल रही हैं। हमारे खास तौर से संचालक महोदय को इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक लड़ाई 85 बनाम 15 की है, जो 85% हिंदू और 15% गैर हिंदुओं के बीच में लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो आप जानते हैं, इस समय आप उसी के मुखालिफ खड़े हुए। दूसरी भी 85 बनाम 15 की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी जा रही है, लेकिन वे बेहद कमजोर है। वो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई है, और ये सामाजिक आंदोलन अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं और इस तरह के दूसरे तमाम लोग शामिल कर लिए जाएं, तो तकरीबन 85% होते हैं। और ये शोषण पर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं। सबसे पहले तो जैसा बताया गया, अंबेडकर ने बताया, ब्राह्मणवाद ही इनका दुश्मन है। ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण से दुश्मनी लेना नहीं है। इसका मतलब एक विचारधारा से है, जो पिछले 3000 सालों से इस देश के अंदर चल रही है, लोकतंत्र होने के बावजूद। और ये जाति की व्यवस्था है, ये वर्णिक की व्यवस्था है। आप सब जानते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहले पूरे समाज की तुलना 4 अंगों से, शरीर के 4 अंगों से की गई है। आप जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस जमाने से समाज का ये विभाजन किया गया, और वही मान्यता प्राप्त है, मनुस्मृति के जरिए उसे दोहराया गया, जिसके खिलाफ अंबेडकर ने उद्घोष किया और उसके मुकाबले देश का संविधान सामने रखा। मैं उस लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता हूं।